विद्या की देवी माँ शारदे और प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन आचार्य श्री नटवरलाल जोशी जी को सादर नमन। इस कार्यक्रम में आज के सम्मान मूर्ति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु मेरे अग्रज भाई आचार्य श्री श्रीनिवास वारखेड़ी जी, मंच पर आसीन हम सबके मार्गदर्शक भाई कैलाश चंद्र शर्मा जी, इस नगर के यशस्वी युवा विधायक आदरणीय श्री गोपाल शर्मा जी, मंच पर आसीन विद्वज्जन आचार्य श्री नटवरलाल शर्मा जी के सुपुत्रगण, परिवारजन भाई अपूर्व जोशी जी, भाई आशुतोष जोशी जी, इस नगर से पधारे हुए सभी विद्वद्गण, शेखावटी के लक्ष्मणगढ़ से पधारे हुए सभी हमारे मित्रगण और देश के राज्य के अन्य क्षेत्रों से पधारे सभी बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आचार्य श्री नटवरलाल जोशी जी का साक्षात दर्शन करने का, उनका सानिध्य प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला है। शेखावटी में जब पहली बार आया तो विद्वानों की तलाश में वहाँ तक पहुँचा था और उनसे उनका दर्शन भी हुआ था, उनसे सत्संग भी हुई थी, चर्चाएं भी हुई थी और लगातार मैं संपर्क में रहने की कोशिश करता था। ये अलग बात है कि बहुत लंबे समय तक उनका भौतिक सानिध्य नहीं प्राप्त हो पाया। लेकिन मित्रों, अभी आचार्य जी और उनकी परंपरा पर चर्चा हो रही थी। भारत की ज्ञान परंपरा पर चर्चा होती रहती है। आचार्य को गए या आचार्य का जीवन और आज का जीवन, उस दोनों के बीच में बहुत लंबा अंतराल नहीं है, लेकिन दोनों समय उस कम समय के अंतराल के संस्कार में लंबा अंतराल हो गया है। जिस आशा आकांक्षा के साथ हम समाज की तरफ देखते हैं, युवाओं की तरफ देखते हैं, आम जन की तरफ देखते हैं, राष्ट्र के विकास के लिए जो आशा आकांक्षा करते हैं, कभी कभी निराशा मिलती है। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी निराशा मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम विषम परिस्थितियों और तमाम चुनौतियों के बीच में युवाओं का आह्वान करते हुए, राष्ट्र का आह्वान करते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख लिया जो 2047 में बनना है। यह विकसित राष्ट्र सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं बनेगा, सिर्फ आर्थिक दृष्टि से भी नहीं बनेगा, तो फिर बनेगा कैसे? उसी को ध्यान में रख करके माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से पंचप्रण का आह्वान किए, पंचप्रण का संकल्प किए कि राष्ट्र को वास्तव में विकसित होना है, समाज को वास्तव में विकसित होना है, तो पंचप्रण को ध्यान में ही नहीं रखना होगा, बल्कि उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। उसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, उसने भी पंच परिवर्तन की परिकल्पना की। ये पंच परिवर्तन की परिकल्पना कोई नई नहीं है, लेकिन बार बार चीज़ों को याद करने की, याद दिलाने की, पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता होती है। तो ये पंच परिवर्तन की जो परिकल्पना हुई, वो उस भारत की ज्ञान परंपरा को, उस भारत की सामाजिक व्यवस्था को, उस राष्ट्र के वैभव के को केंद्र में रख करके पंच परिवर्तन की परंपरा एक तरह से परिकल्पना हुई, जिस पर देश भर में, राष्ट्र भर में
चहुओर लगातार बातचीत हो रही है। मुझे भी मन हुआ कि इसी बात पर बात की जाए, क्योंकि अगर सच में आचार्य श्री नटवरलाल जोशी जी की परंपरा को, भारत की ज्ञान परंपरा को, भारत की परिवार समाज परंपरा को अगर जीवंत बनाना है, सजीव बनाना है और दुनिया के लिए प्रेरक बनाना है, तो फिर इस पंच परिवर्तन को लगातार याद करने की और उस पर काम करने की ज़रूरत है। पंच परिवर्तन के केंद्र में जो विषय है उसको 5वें नंबर पर हम लेते हैं। 4 पर बात नहीं करेंगे, 1 पर ही बात करेंगे, क्योंकि 5 पर बात करने के लिए 5 घंटे कम से कम चाहिए। और चूँकि सम्मान मूर्ति हमारे मित्र को का हवाई जहाज़ भी है, उनको जाना भी है, उनके जाने से पहले मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा। पंच परिवर्तन में जो स्वबोध की बात आई, जिस स्वबोध और स्वदेशी 2 चीज़ को लेकर के केंद्र में रखा गया है। स्वदेशी पर हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन स्वबोध भूलते जा रहे हैं। जिस एकात्म की बात होती है, जिस शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि की बात की, जो हमारी शक्ति हमारे भीतर है, जो हमारे स्वबोध की भारत की जो परंपरा है, वो कई दृष्टि से, व्यक्ति के रूप में भी और संस्कार के रूप में भी, जो स्वबोध हमारा है, हमारा जो आत्मगौरव है, उसको लगातार ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये स्वबोध और स्वदेशी का मतलब सिर्फ वही नहीं जो भारत में चीज़ें हैं, भारत में बन रही है, बल्कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। स्वदेशी जो हमारे मूल स्वभाव की चीज़ है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हमारे मूल स्वभाव का है तो हमारा है। तो स्वदेशी और स्वबोध के आह्वान के साथ कि हम में आत्मबोध, आत्मगौरव, स्व का भाव उत्पन्न हो, जिससे समाज का, राष्ट्र का एक तरह से परिवर्तन होगा और राष्ट्र की जो परिकल्पना हम कर रहे हैं उस तरह का राष्ट्र हमारे समक्ष उपस्थित होगा। तो स्वबोध के और इस भारतीयता, एक तरह से स्वदेशी के साथ साथ जो दूसरा विषय रखा गया वो पंचप्रण से मिलते जुलते विषय हैं, सिर्फ शब्द बदले हुए हैं, जिसमें नागरिक सम्मान की बात या नागरिक बोध की बात या जवाबदेही की बात, जिम्मेदारी की बात आती है कि हम नागरिक हैं। नागरिक की जवाबदेही क्या है, नागरिक की जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसको अगर हम भूल जाएंगे तो दूसरे की जिम्मेदारी ध्यान दिलाते रहेंगे तो कोई न समाज का हित होगा, न राष्ट्र का हित होगा, न अपना हित होगा। इसलिए मैं जिस परिवेश से आया हूँ वो महाराष्ट्र का परिवेश है, और महाराष्ट्र में नागरिक बोध या जवाबदेही एक तरह से हमें पूरे देश में मिलता है, लेकिन जो राजस्थान की परंपरा, जैसे हमने देखा कि घर को साफ करना है तो हम अपने घर को साफ करने के साथ साथ अपने दरवाजे के आधे सड़क को भी साफ करते हैं, सामने वाला भी आधे दरवाजे को साफ करता है। उसको साफ करने के लिए हम किसी स्वीपर की, नगर पालिका के किसी कर्मचारी का इंतजार नहीं करते हैं, और सब अपने जब घर के आगे का साफ करते हैं तो पूरा का पूरा गली साफ हो जाता है। तो या अगर कहीं कोई गंदगी हो रही है, कहीं कोई अव्यवस्था हो रही है, कहीं कोई गलत कर रहा है, तो उसको टोकने की, क्योंकि अगर हम उसको नहीं टोकेंगे तो फिर वो एक तरह से उसका आदत बनेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम अपने जिम्मेदारी को निभाएं, और दूसरे को प्रेरित करना भी हमारी जिम्मेदारी है, दूसरे को सन्मार्ग पे लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अपने नागरिक जिम्मेदारी का वहन करना, और उसके साथ पर्यावरण की चिंता, पर्यावरण संरक्षण कैसे हो, पर्यावरण को कैसे संतुलित रखें, इकोसिस्टम कैसे ठीक रखें, इसके साथ सामाजिक समरसता का विषय कि सामाजिक समरस कैसे हो, ऊंच नीच की बात कैसे खत्म हो, समाज में जो एक तरह से विभेद है उसको कैसे खत्म करें। लेकिन इन सब के केंद्र में या इन सब का जो मार्ग है,
ये चारों तक पहुंचने का वो कुटुंब प्रबोधन का है, परिवार का है। क्योंकि परिवार, समाज और राष्ट्र, अगर परिवार का विकास ठीक से हो रहा है तो समाज का विकास ठीक से होगा, समाज का विकास ठीक से हो रहा है तो राष्ट्र का विकास ठीक से होगा। तो इसलिए अपने कुटुंब को, परिवार को केंद्र में रखना, और ये परिवार हमारे समाज का सबसे छोटी इकाई परिवार है। लेकिन छोटी इकाई अगर हमारी ठीक हो जाए तो बड़ा राष्ट्र हमारा अपने आप ठीक दिखेगा, सुंदर दिखेगा। लेकिन समस्या घर में है, और वो जो परिवार है वो व्यक्ति उसकी इकाई है। तो परिवार किस तरह से संस्कारवान हो, उदाहरण एक दिख रहा है, लेकिन अनेक उदाहरण नहीं दिखते हैं। एक उदाहरण जोशी परिवार दिख रहा है, कुछ उदाहरण समाज में दिख जाते हैं, लेकिन तुलना जब करते हैं तो कम दिखते हैं। तो जब हम तुलना करते हैं तभी राम राज्य और रावण राज्य में अंतर भी होता है। राम राज्य में भी कुछ बुरे लोग होंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से अच्छे लोग ज़्यादा होंगे। जब अच्छे लोग ज़्यादा समाज में होते हैं तो रामराज होता है। ज़्यादा परिवार अगर संस्कारवान है, ज़्यादा परिवार अगर ज्ञानवान है, ज़्यादा परिवार अगर मूल्यवान है, ज़्यादा परिवार अगर दिशा दिखाने लायक है, उदाहरण है, तो समझिए कि समाज हमारा सुंदर बनेगा, समरस बनेगा, ज्ञानी बनेगा, संस्कारी बनेगा। तो इस कुटुंब प्रबोधन या परिवार के साथ संवाद, ये बड़ा विषय बन गया है आज के दिन में। क्योंकि